Hello, Assalamu alaikum. I am Abbas Khan and I welcome you all to my YouTube channel once again. बेसिकली जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जो पिछला क्लास हो डेमो क्लास में मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट था और कॉस्ट कॉन्सेप्ट था, मैंने इनको जो है ना वो इन डिटेल जो है ना वो डिस्कस किया था। तो आज के क्लास में हम 2 आवर जो है ना वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करेंगे, जिसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट और मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम इन डिटेल्स जो है ना वो इनको समझेंगे, उनको जो है ना वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उनको लाइक कीजिएगा, उनको शेयर कीजिएगा और जो है ना उन पे कमेंट कीजिएगा। आपके जो क्वेरीज़ है तो वहाँ पर जो है ना आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है ना वो पहले स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने से पहले एक बात को जहन में रखिएगा कि हमेशा जो एक्सपेंसेस जो है ना वो बिजनेस से जो है ना वो इनकर करते हैं, वो किस लिए करते हैं, ताकि आपने रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके। ठीक है ना, एक्सपेंसेस और इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू। ठीक है, तो आप जो है ना इनको बेसिकली जहन में रखिएगा। तो बेसिकली ये जो मैचिंग प्रिंसिपल है ये हमें कहता है कि अगर हमने नेट इनकम को फाइंड करना है, ठीक है ना, हम ये सपोज करते हैं कि एक कंपनी जो है ना एक मंथली बेस पे जो है ना वो इनकम स्टेटमेंट बना दिया है। तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक हमने नेट इनकम को फाइंड करना है। तो ये क्या कहते हैं, ये कहता है प्रिंसिपल कि इसी मंथ के जो है ना वो एक्सपेंसेस को इसी मंथ की रेवेन्यूज़ के साथ जो है ना वो मैच करें, उनको ऑफसेट करें, उनको इक्वलाइज करें और जो है ना अपना नेट इनकम को जो है ना वो फाइंड करें। ठीक हो गया। वो प्रिंसिपल कहता है कि इस तरह नहीं हो सकता कि आप इस मंथ के एक्सपेंसेस को पिछले मंथ के जो है ना वो रेवेन्यू के साथ मैच करें और नेट इनकम तक पहुंच जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कि आप इस मंथ के एक्सपेंसेस को पिछले मंथ के रेवेन्यू के साथ जो है ना वो मैच करें और नेट इनकम तक पहुंच जाए, इस तरह नहीं हो सकता। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इसी मंथ के जो एक्सपेंसेस है इसी मंथ के जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट हुए हैं उनको जो है ना वो मैच करें और जो है ना वो नेट इनकम तक जो है ना वो पहुंच जाए। ठीक है ना, अभी मैं मज़ीद एग्जांपल दूंगा तो आपको मज़ीद जो है ना वो ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है ना टाइमिंग का जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ना, मैचिंग प्रिंसिपल में टाइमिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है ना, मैं वो समझता हूँ कैसे। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, मिसाल के तौर पर कोई एक कंपनी है, ठीक है ना, वो एक मंथली बेस पे जो है ना वो अपना इनकम स्टेटमेंट बनाती है। ठीक है ना, कंपनी जो है ना वो ईयरली बेस पे बनाती है, क्वार्टरली बेस पे बनाती है, सेमी जो है ना वो एनुअल बेस पे भी बनाती है। ठीक है ना, हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि कंपनी है वो प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, इनकम स्टेटमेंट जो है ना वो मंथली बेस पे प्रिपेयर करती है। ठीक है ना, ये जनवरी 2020 आ गया, इसने कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे, रेवेन्यू जनरेट किए होंगे, ये फरवरी 2020 आ गया और ये क्या होगा, मार्च 2020 आ गया। ठीक है ना, हम जो बेस ईयर हम 2020 लेंगे। ठीक है ना, तो जनवरी में कुछ जो कंपनी ने एक्सपेंसेस किए होंगे, इसके अगेन जो है इसने रेवेन्यू जनरेट किए होंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि इसी मंथ के एक्सपेंसेस को इसी मंथ के रेवेन्यू के साथ मैच करें और जो है ना नेट इनकम नेट इनकम तक जो है ना वो पहुंच जाएं। ठीक हो गया। फिर ये कहता है कि जो फेबररी आ गया, ठीक है, इसी मंथ के एक्सपेंसेस को इसी मंथ के रेवेन्यू के साथ जो है ना जो हमने जनरेट किए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंसेस जो हमने किए हैं। ठीक है, रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ जो है ना वो मैच करे और नेट इनकम तक पहुंच जाए। अभी मार्च आ गया, वो ये कहते हैं कि इसी मंथ के एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ मैच करे और नेट इनकम तक जो है ना वो आप पहुंच जाएं। अच्छा, ये प्रिंसिपल कहता है कि इस तरह नहीं हो सकता कि आप जो है ना फरवरी 2020 के एक्सपेंसेस को जो है ना वो जनवरी जो है ना वो 2020 की रेवेन्यू के साथ रेवेन्यू के साथ मैच करें और आप नेट इनकम तक पहुंच जाए। ये प्रिंसिपल कहता है ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, कि आप फरवरी 2020 के एक्सपेंसेस किए और जो है ना आप इसको जनवरी 2020 के रेवेन्यू के साथ मैच करें और अपना उसको अपने नेट इनकम को फाइंड करें। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। ये कंपनी कहते हैं कि इसी मंथ के एक्सपेंसेस को इसी मंथ के रेवेन्यू के साथ मैच करे, ऑफसेट करे, इसको इक्वलाइज करे और नेट इनकम को जो है ना वो फाइंड करे। ठीक हो गया। फिर अभी आ गया, हम एक और केस लेते हैं कि एक कंपनी है ना वो प्रिपेयर करती है इनकम स्टेटमेंट ऑन द ईयरली बेस। ठीक हो गया, तो ये 2020 आ गया, ईयर आ गया 2020, फिर ये क्या आ गया 2021 आ गया, ये फिर क्या आ गया ये 2022 आ गया। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक सपोज करते हैं, हम एक फ़र्ज़ करते हैं। तो इसी साल कंपनी ने जो है ना कोई एक्सपेंसेस जो है ना वो इनकर किए होंगे, किस लिए उसने इसके रिजल्ट में जो है ना वो रेवेन्यू के जो है ना वो जनरेट किए होंगे। क्या ये क्या इसका क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। ठीक है ना, ये इसका क्या है, कॉज है और ये इनका क्या है, इफेक्ट है। ठीक है,
फिर इसने 2021 में एक्सपेंसेस किए होंगे, रेवेन्यू जनरेट किए होंगे 2022 में जो है ना वो 2022 में इसने एक्सपेंसेस किए होंगे, रेवेन्यू को जनरेट किए होंगे। ठीक है, ये कंपनी कहते हैं इसी साल के एक्सपेंसेस को इसी साल के रेवेन्यू के साथ जो है ना वो मैच करें, नेट इनकम तक जो है ना वो पहुँच जाएँ। ठीक है, नेट इनकम तक पहुँच जाएँ। इसी साल के एक्सपेंसेस को, अभी 2021 आ गया है, कि इसी साल के एक्सपेंसेस को इसी साल के रेवेन्यू के साथ मैच करें और नेट इनकम तक पहुंच जाएं। फिर 2022 आ गया ये, वो कि क्या प्रिंसिपल कहते हैं कि इस साल के एक्सपेंसेस को इस साल के रेवेन्यू के साथ मैच करें और जो है ना वो जो है ना वो नेट इनकम तक जो है ना वो पहुंच जाए। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसी साल के जो है ना वो एक्सपेंसेस को जो है ना पिछले साल के रेवेन्यू के साथ मैच करें और नेट इनकम तक जो है ना वो पहुंच जाए। ये प्रिंसिपल कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कि आप 2021 के एक्सपेंसेस को पिछले साल के रेवेन्यू के साथ मैच करें और आप नेट इनकम तक पहुंच जाए। इस तरह वो क्या प्रिंसिपल कहते हैं इस तरह नहीं हो सकता। आपने इसी साल के एक्सपेंसेस किए हैं, इसी साल के जो रेवेन्यू है उनको मैच करें और नेट इनकम तक पहुंच जाए। इसका क्या है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। ठीक है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बेसिकली ये हमें बता दें कि इसको जो है ना वो आप अप्लाई करो। ठीक है ना, ये इस साल एक्सपेंसेस हुए हैं, ये कॉज है, इसका क्या है इफेक्ट है। ठीक है ना, तो इफेक्ट क्या हुआ इस मंथ में हुआ ना, इसका इफेक्ट इस मंथ में प्रोड्यूस हुआ ना, तो आप इसको मैच करें। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली हुआ मैचिंग प्रिंसिपल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, फिर हम मटेरियली कॉन्सेप्ट को फिर हम समझेंगे। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको ये दो टर्म्स जो है ना बेसिकली बताऊंगा कि मटेरियल क्या होता है और इमटेरियल जो है ना वो ट्रांजैक्शन क्या होती है। ठीक है ना, बेसिकली जो मटेरियल ट्रांजैक्शन होता है ना, जो मटेरियल ट्रांजैक्शन वो इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है ना, इसकी ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो है ना बड़ा ह्यूज इंपैक्ट होता है। ऐसे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो मटेरियल ट्रांजैक्शन होते हैं, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है ना वो बड़ा ह्यूज इंपैक्ट होता है। और ये जो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हैं ना, मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। ठीक है ना, मुख्तलिफ़ किस्म के जो इसके यूज़र हैं, ठीक है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंस ये ट्रांजैक्शन रखते हैं। ठीक है ना, जो मटेरियल ट्रांजैक्शन वो इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनके लिए बड़ा सिग्निफिकेंस रखते हैं। ठीक है ना, वो मटेरियल ट्रांजैक्शन क्या होगा जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बड़ा ह्यूज इंपैक्ट होगा, जिसकी वजह से और जो यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर मटेरियल ट्रांजैक्शन क्या है। मटेरियल ट्रांजैक्शन ये है जिसका जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ा निगलेजिबल इफेक्ट होता है। ठीक है ना, अफेक्ट होता है। ठीक है, और उसका ह्यूज इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है ना, यानी बड़ा निगलिजिबल, बड़ा ना होने के बराबर जो है ना बड़ा इफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और जो है ना वो जो यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इसके लिए जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंस जो है ना वो नहीं रखते, क्योंकि वो बड़ा स्मॉल अमाउंट होती है। ठीक है ना, और इसकी वजह से जो है ना वो फाइनेंशियल जो यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या होता है, मिसलीड नहीं होते हैं। ठीक है ना, अगर आप इसको जिस तरह भी रिकॉर्ड करें, ठीक हो गया ना, आप एज एसेट की तरह रिकॉर्ड करें, आप एज एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करें, इससे जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र है वो क्या करते हैं, वो मिसलीड नहीं होते हैं। ठीक है ना, और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बड़ा ह्यूज इंपैक्ट भी नहीं होता। लेकिन मटेरियल ट्रांजैक्शन का ह्यूज इंपैक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो रखते हैं। ठीक हो गया, अच्छा, मैं अगर इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो ये बेसिकली ये प्रिंसिपल ये कहता है कि स्टेट दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन बी इग्नोर्ड इफ़ द रिजल्ट ऑफ डूइंग सो हैज़ अ स्मॉल इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मिसलीड हो गया। यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई, इसका मतलब ये है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है ना बड़ा स्मॉल इंपैक्ट होता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूज़र है वो मिसलीड नहीं होते हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए जो है ना हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जो है ना वो इग्नोर कर सकते हैं। इसके दूसरे अल्फाज में ये मतलब है कि हम अकाउंटिंग रूल्स को जो है ना स्टैंडर्ड्स है, इसको हम जो है ना वो ये हमें जो है ना एक रिलैक्सेशन देता है। इस डिफिनेशन का दूसरा मतलब ये है कि हमें रिलैक्सेशन देता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और जो रूल्स है, कि आप चाहे ऐसे एसेट को जो है ना वो एज ए जो है ना वो एज ए एसेट ट्रीट करो, एसेट को जो है ना एज एक्सपेंस ट्रीट करो, और एक्सपेंस की जो है ना वो आप एज ए एसेट ट्रीट करो। क्यों आप ऐसे ट्रीट करो, क्योंकि वो जो अमाउंट है वो बड़ा इमटेरियल है, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ा स्मॉल इंपैक्ट है। इसे जो है ना वो यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई मिसलीड नहीं होते हो, लिहाजा ये रिलैक्सेशन, ये प्रिंसिपल हमें रिलैक्सेशन देता है। अकाउंटिंग रूल्स है, स्टैंडर्ड्स है कि आप एज एसेट को जाना एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करो या एक्सपेंस को जाना एज एसेट रिकॉर्ड करो। क्यों, क्योंकि वो जो अमाउंट बनती है वो बड़ा स्मॉल अमाउंट है, इसका नेग्लिजिबल इंपैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और इससे जो है ना वो फाइनेंशियल यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना स्टेटमेंट्स वो जो है ना वो मिसलीड नहीं होते हों। ठीक है ना,
अच्छा, बेसिकली जो कंपनी है वो एक ख़ास किस्म की परसेंटेज जो है ना वो फिक्स करती है, देखिए वेरी करती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक सपोजिशन करता हूँ, ठीक है ना। इसके ज़रिए मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ कि चाहे वो परसेंटेज जो है ना वो टोटल रेवेन्यू का भी रख सकते हैं और जो है ना वो टोटल एसेट का भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो वो कहते हैं कंपनी अगर इतने अमाउंट के जो है ना वो ये जो 2% है, ठीक है ना, ये अमाउंट जो है ना 2%, ये अगर ये टोटल ये अमाउंट जो है ना ये इनका जो है ना वो इमटेरियल होगा, इसकी वैल्यू इतनी होगी तो वो क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, इमटेरियल होगा, ठीक है ना। अभी अगर 2% टोटल एसेट का जो भी अमाउंट बनेगा वो क्या होगा, इसके लिए वो क्या होगा, वो इमटेरियल होगा। इसको हम चाहे एसेट ट्रीट करें या एज एक्सपेंस ट्रीट करें, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये 10,000 है, ठीक है ना। ये मिसाल के तौर पर मैंने ऊपर लिया, ठीक है। ये कंपनी का टोटल जो है ना वो रेवेन्यू है, ठीक है ना, टोटल रेवेन्यू है, ठीक हो गया। ठीक हो गया, किसी काम में किसे समझते हैं किसी साल का जो है ना, मिसाल तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक हो गया। तो इसको जो है ना वो 22%, इसका क्या बनेगा, इसका जो 2% बनेगा वो क्या होता है, 200 बनेगा। अभी क्या होगा कि कंपनी में जो है ना अगर इसकी इतनी अमाउंट की जो है ना वो ट्रांजैक्शन होगी तो वो क्या होगा, वो इमटेरियल जो है ना वो कंसीडर किया जाएगा। अभी उसके लिए जो इमटेरियल कंसीडर किया जाएगा उसको चाहे वो कंपनी के जो अकाउंटेंट है चाहे वो एज एक्सपेंस ट्रीट करे या एज ए एसेट जो है ना वो ट्रीट करे, ठीक है। अभी क्या होगा, ये अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि ये क्या होगा, ये हमने यहाँ पर के समझ लिया कि टोटल रेवेन्यू था ये अमाउंट। फिर अगर हम समझते हैं कि क्या होगा, ये कंपनी की जो है ना वो टोटल जो है ना एसेट की वर्थ है, ठीक है ना। ये यूनिट 10,000 हम कहते हैं कि ये टोटल एसेट के ना, एक टोटल एसेट की जो है ना वो वर्थ है, ठीक है ना। तो इसका जो है ना वो 2% कितना बनेगा, 2% कितना बनेगा, वही जो है ना वो 200 बनेगा, ठीक है ना। तो कंपनी क्या करे, अगर जो है ना कोई चीज़ जो है ना मिसाल के तौर पर इसने कोई ऐसा एसेट ख़रीद ली, ठीक है ना। तो अगर इसकी अमाउंट जो है ना वो टोटल एसेट का जो है ना इतना बनता है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, वो इमटेरियल जो है ना वो तस्वर किया जाएगा। उसके लिए ना अकाउंटिंग का रूल्स जो है ना वो चाहे उसके एक्सपेंस ट्रीट करे, अकाउंटिंग रूल्स जो है ना उसके लिए रिलैक्स होंगे, और चाहे उनको एज ए एसेट ट्रीट करे या एज ए एक्सपेंस ट्रीट करे, ठीक है ना। तो इमटेरियल, ठीक है ना, वो इनको टोटल रेवेन्यू पे चार्ज की जाती है, एक परसेंटेज जो है ना वो फाइंड की जाती है, ठीक है, या टोटल एसेट्स पे जो है ना वो चार्ज की जाती है, और एक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। अभी बड़े बिजनेस में अगर इतने एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है ना, अभी ये एक्सपेंसेस जो हुए हैं चाहे उनको एसेट एसेट ट्रीट करे वो एज एक्सपेंस ट्रीट करे, ठीक है। अभी ये इतने वैल्यू की इसने कोई एसेट खरीदे हैं, चाहे उसको एज एसेट ट्रीट करे या एज एक्सपेंस ट्रीट करे, ठीक हो गया ना। तो ये इसलिए जो है ना वो बेसिकली ये अमाउंट जो है ना वो टोटल एसेट का या टोटल एसेट का या टोटल रेवेन्यू का जो है ना बेसिकली कोई कंपनी जो है ना वो एक सेट करती है। ये मैंने वैसे एग्जांपल से मैंने समझाया, ये कोई भी होती है, ये 3% हो सकती है, ये 5% हो सकती है, डिपेंडिंग कि उसका जो है ना वो सेल्स कितना है या इतना साइज़ कितना है कंपनी का, ठीक है ना। तो हम फिर इसमें दो केसेस लेंगे, ठीक हो गया। ये एक हो गया। फिर इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझाने के लिए मिसाल के तौर पर कंपनी की जो है ना 50 करोड़, मिसाल के हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक सपोजिशन करते हैं, किसी की जो है ना 50 करोड़ की जो है ना वो सेल है, ठीक है ना। अभी इसने कुछ जो है ना वो एक्सपेंसेस किए हैं, जो है ना वो 5 लाख जो है ना वो इसने जो है ना वो एक्सपेंसेस जो है ना वो कर लिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 लाख मिसाल के तौर पर हम मान के चलते हैं कि जो है ना वो 1 करोड़ जो है ना इसके जो है ना वो ईयरली जो है ना वो इसके जो है ना वो रेवेन्यूज है, ये इसके जो है ना ईयरली जो है ना मिसाल के तौर पर इसने ये एक्सपेंसेस कर लिया, ठीक है ना। तो ये जो अमाउंट है बेसिकली ये इतनी स्मॉल है इसी 50 करोड़ का कि बेसिकली ये बनता है 0.1% टोटल, ये बनता है 50 करोड़ का, ठीक है। तो ये इतना स्मॉल अमाउंट है कि हम इसके लिए अकाउंटिंग रूल को जो है ना वो रिलैक्स कर सकते हैं। इसके लिए चाहे हम इसको एज एसेट ट्रीट करें, ठीक हो गया, और चाहे एज ए एक्सपेंस ट्रीट करें, ठीक है ना। इससे ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ह्यूज इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये इतनी स्मॉल अमाउंट है, देखो 0.1% अब ये 50 करोड़ का बन रहा है, ठीक है। या 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 ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र जो है ना इसमें कोई मिसलेड नहीं होंगे, और ना जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है ना कोई ह्यूज इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अमाउंट जो है ना बड़ी स्मॉल है, ठीक है ना, इन अमाउंट एज कंपेरिजन टू दिस अमाउंट, ठीक हो है ना। तो इसको हम एज ए चाहे इसके लिए हम अकाउंटिंग जो रूल्स है स्टैंडर्ड हम इसको रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। हम एज ए एसेट ट्रीट करें या जो एज ए एक्सेट ट्रीट करें, ना तो इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बड़ा ह्यूज इंपैक्ट पड़ेगा, ना इसे जो यूज़र और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ना उसको इसे मिसलेड होते हो, ठीक है ना। अब दूसरा केस है मिसाल के तौर पर इसका जो है ना टोटल जो है ना वो एसेट्स है, मिसाल के तौर पर जो है ना वो जो है ना वो अभी मिसाल के तौर पर ये जो है ना यूनिट 10,100
ये जो है ना वो 10 लाख जो है ना मिसाल के तौर पर कोई जो है ना वो एसेट्स है, ठीक है ना, मिसाल इसकी वर्थ है, ठीक है ना। और ये जो है ना अभी मिसाल के तौर पर ये जो है ना 1 लाख जो है ना अमाउंट है ना, ये बेसिकली ये कंपनी के लिए जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है ना, जिसकी मिसाल के तौर पर इसकी जो टोटल एसेट्स है हम कह सकते हैं ये सपोज करते हैं कि क्या है 10 लाख है, ठीक है ना। अभी इसमें जो 1 लाख होगा ना, ये कंपनी के लिए बड़ा ही मटेरियल होगा। वो इसके लिए अकाउंटिंग रूल्स को जो है ना वो रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसके लिए बड़ा मटेरियल है। ये इसका क्या बनता है, ये 1 लाख जो है ना 10 लाख का क्या 10% बनता है, ठीक है ना। तो ये कंपनी के लिए जो है ना बड़ा ह्यूज होगा, बड़ा बड़ा इम्पैक्ट होगा, और इसके लिए अकाउंटिंग रूल्स को जो है ना वो रिलैक्स नहीं कर सकता। इसको अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक ही जो है ना वो ट्रीट किया जाएगा, ठीक हो गया। और इसको इसके लिए जो है ना वो अकाउंटिंग रूल्स को जो है ना वो रिलैक्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। ना तो इनको एज एसेट ट्रीट कर सकते हैं, ना इसको एज एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं। ये जिस तरह ये एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, एज एसेट हुआ तो एज एसेट ट्रीट करेंगे, ठीक हो गया। तो इसके लिए क्या क्या होगा, इसके लिए अकाउंटिंग रूल्स को जो है ना वो रिलैक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अमाउंट है बड़ी मटेरियल है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, अगर हम इस ठीक है। और इसकी जो है ना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूज़र है उनके लिए जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। इस अमाउंट के लिए हम अकाउंटिंग रूल्स को रिलैक्स नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर क्या था, अकाउंटिंग रूल को हम रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये अमाउंट जो टोटल अमाउंट का 0.1% बन रही थी, बहुत थोड़ी सी निगलिजिबल अमाउंट बन रही थी ना। तो हम इसके लिए जो है ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जो है ना बेसिकली हम इसको रिलैक्स कर सकते हैं, हम चाहे एज ए एसेट ट्रीट करें और चाहे जो है ना वो हमें एज ए एक्सपेंस जो है ना वो ट्रीट करें, ठीक हो गया। तो बेसिकली मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट जो है ना ये बेसिकली इसका ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको चैनल पसंद आ गई तो उसको लाइक कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको कमेंट कीजिएगा, और जो है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आपके जो भी क्वेरीज होंगे, कोई क्वेश्चन होंगे, तो आप कमेंट बार में जो है ना वहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।